जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसका हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, अभी तक आपने चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसका आपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग फुल एक्सप्लेनेशन जो कि लाइन बाय लाइन कराया गया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस आपको ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जो स्टूडेंट वो वीडियो देखे होंगे उसको अभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त, आप फर्स्ट बार चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल से आपको तैयारी करना है। और जाके जरूर, और ये चैनल की बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्त एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर आपकी टोटल प्रश्नों की संख्या है 47। ठीक है, कितने हैं? 47। एक के 47 है, यही है। और इसमें से टोटल समझे तो पूरा 70 प्रश्न है, क्योंकि हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाले हैं। जिस प्रकार आपका थ्योरी था उसी प्रकार सब्जेक्टिव था, उसी प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव भी होगा। तीनों को तीनों चीज़ आपको भी आ जाएंगे, बहुत ही मज़ेदार वाला चीज़। ठीक है, और तीनों के तीनों वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कोई भी चैप्टर से हरा नहीं सकता है, इतना चैलेंज देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से महिला संत थी। ये जो कह रहा है कि निम्न में से महिला संत थी, तो मीरा थी, अंडाल थी, कराइकल थी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो बहुत स्टूडेंट लगाएंगे इनमें से सभी, लेकिन ये गलत है। क्या होगा? ये हमारे अंडाल बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसमें मुजोरी वाला बात मत कीजिएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट कहेंगे सर आप बोलते गलत, लेकिन नहीं, ये 100% सही है। ये जो अंडाल थी एक संत थी। क्या थी? एक संत थी, और एक बहुत ही अच्छा खासा संत थी। कौन? ये अंडाल। और ये कहाँ के थी? दक्षिण भारत के संत थी। कौन? तो ये हमारी अंडाल। और इसकी भाषा की बात करें तो वो तमिल भाषा में थी संत। ठीक है, तो इसके बारे में समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते 2 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर में लिखा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बताइए धम्म की जो शुरुआत है वो किसने की थी। तो आपको हम बताए हुए थे कि धम्म की शुरुआत जो हमारे के थे वो अशोक जी ने किया थे। क्या कहते? अशोक। और अशोक की बात किया जाए तो ये मतलब कि अपने सम्राट में जितना प्रसिद्ध नहीं था ना, वो अपने धम्म से प्रसिद्ध था। कौन? तो ये हमारे अशोक जी। और इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो ये जो अशोक है वह धम्म किस भाषा में लिखे? तो पाली भाषा में। आपको पूछा जा सकता है कि अशोक की कौन सी भाषा थी, तो पाली भाषा में। ठीक है, और इसका जो प्रयोग किया गया धम्म, वह किस में किया गया? शिलालेखों में किया गया। अभिलेख उभिलेख जानते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग किया गया अशोक के। ठीक है, धम्म। चलिए यहाँ तक आपके क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलिए 3 नंबर प्रश्न में। और 3 नंबर में कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। आप फटाफट कमेंट करते हुए चलिएगा, लास्ट में जरूर बताइए क्या कि 47 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बताइए पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो हमारे हैं मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। जितने भी स्टूडेंट अगर 18 किए हैं उन सबका बिल्कुल ही सही है। देखिए बहुत आदमी कहता है कि पुराणों की संख्या 18, लेकिन 18 ही क्यों है? 19 क्यों नहीं होना चाहिए? 20 क्यों नहीं होना चाहिए? तो देखिए जिस प्रकार आप शादी विवाह में देखते हैं कि 7 फेरे लगते हैं, तो एक बार सुने हुए थे 360 से जो चीज़ कट जाता है उसे नहीं होता है। तो 7 जो ऐसा पहाड़ा है जिससे नहीं कटता है। ठीक है, 7 360। उसी प्रकार 18 है पुराणों की संख्या। और इसमें क्यों कहा गया 18? तो क्योंकि देखिए इसमें जो देवी देवता होते हैं, क्या होते हैं? देवी देवता, कर्म कुकर्म, पुण्य पाप, ये होता है ना, ये सब सुकर्म कुकर्म, ये सभी के सभी ये 18 मिलके हुए हैं। ठीक है, इसीलिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते 4 नंबर प्रश्न में कि सुदर्शन सुंदरगुप्त की तुलना, ये सॉरी सुंदरगुप्त नहीं है, समुद्रगुप्त होता है। यहाँ पर देखिए समुद्र होगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये जो हमारे है मेरे दोस्त, हिटलर से किया जाता है, नेपोलियन से किया जाता है, या बेस्मार्क से किया जाता है, या मुसोलिनी से किया जाता है। तो ये जो हमारी है वो किससे किया जाता है? ये हमारी नेपोलियन से किया जाता है, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। किसे? क्लास 10th में पढ़े हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस शासक से की जाती है? तो ये हमारे नेपोलियन से किया जाता है। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है। उससे पहले मेरे दोस्त अगर आपको बता दें कि अगर आपको 12th क्लास का ऑल नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, किसी प्रकार के नोट्स चाहिए
तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, बहुत ही कम दामों में आपको फ्री में दे दें। फ्री में नहीं दे सकते बट थोड़ा सा कम दाम लगेगा। सोचिए एकदम जीरो बैलेंस की तरफ से है, थोड़ा सा बहुत ही कम से कम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के जो है वो हमारे लेखक कौन है, वाल्मीकि जी है, वेद व्यास है, या मेगास्थनीज या कौटिल्य, इसके बारे में फटाफट बताइए। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए ये मेघास्थनीज तो नहीं होगा, मेघास्थनीज तो इंडिका के लिखे थे, इंडिका के ये है, ठीक है। वेद व्यास भी नहीं होगा, वाल्मीकि भी नहीं होगा, ये तो रामायण और महाभारत के लिखे दोनों, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो है वो कौटिल्य हो सकता है, क्योंकि कौटिल्य ने ही क्या किया, अर्थशास्त्र के लिखा। कौटिल्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से, विष्णु के नाम से, चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से। तीनों में से ऑप्शन में से किसी प्रकार के दे देगा तो आपको यही लगाना है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर डी 100% सही है। चलिए आगे चले और ये बात करिएगा अर्थशास्त्र की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो हमारे ये संस्कृत भाषा है। कौन सी, संस्कृत भाषा में किया गया था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी, तो 4वीं शताब्दी में। ये जरूर याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी, तो 4वीं शताब्दी में। कब की थी, 4वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में, कौटिल्य के शासनकाल में, या विष्णुगुप्त के शासनकाल में, या चाणक्य के शासनकाल में। याद रहेगा ना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न में कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। तो हम आपको अभी जस्ट बताए कि इंडिका जो है वह हमारे मेघास्थनीज के बारे में। और ये जो इंडिका जो है वह इंडिका जो है, ये जो मेघास्थनीज है वह इंडिका में क्या लिखे हैं ये बताइएगा मेरे दोस्त। हम आपको बताते हैं क्या लिखा है। ये जो मेघास्थनीज जो लोग थे ये यूनान के रहते थे। कहाँ के, यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के। और ये इंडिका नामक पुस्तक में इसीलिए इंडिका नाम रखा क्योंकि जो इंडिया में है ना, एक आए हुए थे भारत में, ठीक है, यूनान से भारत आए हुए थे। और क्या क्या भारत में जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ये सभी चीज़ देखे ना, वो क्या कि इंडिका नामक पुस्तक में ही वे लिख डाले, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये जो मौर्य वंश है इसका संस्थापक कौन था मेरे दोस्त, इसके बारे में बताइए। तो हम आपको बताए हुए थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि सबसे ये कूटनीतिज्ञ, शासन में विजेता, सबसे महान शासक था ये। कब, हम आपको सब्जेक्टिव में बहुत ही बेहतरीन पढ़ाए हुए मेरे दोस्त। तो हम देखिए, हमारे ये वीडियो देखने से आपको कोई फ़र्क पड़ता है मुझे थोड़ा बड़ा, बट आपको लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा, आपके जीवन में विकास होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन देख लिए, प्लस सब्जेक्टिव देख रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीज़ आप देख रहे हैं जो कि आपको ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे आपको मेरे दोस्त, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। लगातार अभी से तैयारी में लग जाइए, पक्का आपका 450 प्लस कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। तैयारी जितनी बड़ी होगी उतना ही बड़ा, देखिए सपना जितना ही बड़ा देखिए, जितना बड़ा सपना देखिएगा ना उतना ही बड़ा तैयारी भी होना चाहिए। मानिएगा सपना मेरा 450 प्लस है तो सपना तैयारी भी उसी प्रकार का होना चाहिए, न कि छोटा मोटा, ठीक है। चलिए आप बात करते 8 नंबर प्रश्न में। 8 नंबर के देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये जो चंद्रगुप्त है उसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, तो ये पाटलिपुत्र में। ये तो पाटलिपुत्र की स्थापना ही किया हुआ था। तक्षशिला में, श्रवणबेलगोला में, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे दोस्त ये जो हमारा होगा श्रवणबेलगोला में उन्होंने किया हुआ था। सी वाले का बिल्कुल ये राइट आंसर है। चलिए आप बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न में कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। ये जो चंद्रगुप्त है वह किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाला था, मानने वाला नहीं था, मानने वाला था। तो ये किस धर्म को मानने वाला था बताइएगा फटाफट। तो ये जो हमारे हैं बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, या शैव धर्म या वैष्णव धर्म, तो ये जो हमारे हैं वह जैन धर्म को मानने वाला था। लेकिन अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानता था। किसे, अशोक जो है बौद्ध धर्म को। क्यों, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया। क्या बना दिया, विश्व धर्म बना दिया। जब आपको सब्जेक्टिव देखिएगा, एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिएगा तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। 10 नंबर देखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। ये जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था वो हमारे कौन था, बृहदर्थ था। कौन था, बृहदर्थ था। अब प्रथम था चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये लास्ट था बृहदर्थ था, जो कि सबसे कमजोर शासक था, ये शासक था, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपको समझ में आ गया, 10 नंबर समझ आ गया। और ये जो बृहदर्थ है ना उसको कौन मारा था, उसके सेनापति नहीं मारा था। किसने, जो मौर्य अंतिम राजा था वह बृहदर्थ था। और क्या था, उसके सेनापति ने ही बृहदर्थ को हत्या कर दी थी। इसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था, पुष्यमित्र, याद रखिएगा। बताइएगा, बृहदर्थ के सेनापति का नाम क्या था, पुष्यमित्र था। और उन्होंने क्या किया, बृहदर्थ को मार दिया, ठीक है, हत्या करवा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी।
मौर्य वंश के बदीसा तो नहीं सुने होंगे, तो वह दिल्ली भी नहीं था, राजगीर भी नहीं था, लेकिन पाटलिपुत्र था। मतलब इसका सी पहले क्या था, मगध था। क्या था, मगध। मगध जो कि गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी का, इसीलिए इसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र के ही नजदीक में है सोन नदी, गंगा नदी है, पुनपुन है ना। चलिए अब बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न में कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है। ये जो मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ है। देखिए एक बात और बताते हैं, कलिंग युद्ध के द्वारा ही अशोक परिवर्तन हो गया। क्या हुआ, कलिंग युद्ध के द्वारा ही अशोक का जीवन परिवर्तन हो गया। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर दूसरी बात है कलिंग का वाला, तो ये बिहार का है, बंगाल का है, उड़ीसा का है या मध्य प्रदेश का है। इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त, जितने भी स्टूडेंट अगर उड़ीसा किए उन सब का बहुत ही अच्छा है, राइट आंसर बहुत अच्छा, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये जो हमारे हैं, ये जो कलिंग है अशोक के बारे अभी जस्ट आपको बताए थे अशोक, क्योंकि ये कलिंग युद्ध से ही अशोक के जीवन पूरा बदल जाता है। ठीक है, और ये 13वें शिलालेख से इसके मिलता है, सूचना प्राप्त होता है उड़ीसा के बारे में। ठीक है, अब चलिए 13 नंबर प्रश्न में। अब चलिए आप 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट फटाफट, आपसे 13 नंबर का उत्तर दीजिए। चलिए आप फटाफट 13 नंबर का दीजिए। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। समाहर्ता जो होता है वो हमारे कौन होते हैं, तो ये जो हमारे होते हैं राजकीय कर संग्रह होता है। ठीक है, और एक बात और समझिएगा, मौर्य काल में कोई भी अपराध ज़्यादा नहीं होता था। मौर्य काल में था ना, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था। उस समय क्या होता था, थोड़ा सा भी अपराध बहुत ही कम देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये जो था हमारी जनता पे निर्भर करता था। किस पे, जनता पे निर्भर, इसीलिए कहता है राजकीय कर संग्रह अधिकारी को। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं 14 नंबर में कि मौर्य काल में बृहदर्थ क्या था। ये जो मौर्य काल में बृहदर्थ क्या था, एक प्रकार का बताइएगा, पशुदान था, धन दान था, भूमि दान था या कृषि दान था। ये कुछ ना कुछ दान करता था, तो ये हमारे क्या दान करते थे, भूमि दान करते थे। बिल्कुल सी वाले का 100% सही है। अब बात करते हैं 15 नंबर में कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। ये जो अशोक के बात बताते हैं उसका धर्म कोई नहीं था। ठीक है, वो किसी भी धर्म को ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये क्या करते थे, अशोक किसी भी धर्म का, जैसे सिख हो गया, वैद्य धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई, इन सभी धर्मों का अच्छी गुण रखते थे। कौन, अशोक। ऐसा सोच होने वाला बहुत अभी दुनिया में बहुत कम है। ठीक है, ये जो था उसका ज़्यादा खास कर तो कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म था। ठीक है, वो बौद्ध धर्म को ही प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा विश्व में अपना जी जान सब लगा देता है। कौन, अशोक जी। ठीक है, आगे चलें। अब आगे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर देखिएगा आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। ये जो महेंद्र है, जो कि इसके 2 पुत्र और पुत्री थे, जो कि पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। उन्होंने क्या किया, अशोक के बौद्ध धर्म के क्या किए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किए, उसे किसी देश में भेज दिया था। जापान में, मिस्र में या वर्मा में या सिंगल द्वीप में। सिंगल द्वीप को ही श्रीलंका बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, श्रीलंका बोला जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। बहुत अच्छा, डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आप 17 नंबर प्रश्न का देखिए, अशोक किस वंश का शासक था। ये जो अशोक है वो हमारे किस वंश का शासक था, बताइएगा फटाफट। नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश। तो आपको पता है कि जो अशोक है वो हमारे किस वंश का है, मौर्य वंश के। मौर्य वंश के बारे में पढ़े तो मौर्य वंश ही राइट आंसर का, बिल्कुल बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे चले मेरे दोस्त। हम देखिए अशोक के बारे में क्यों नहीं बता रहे। देखिए अशोक ऐसा आदमी है, इसे कहा ना जा सके। ये जो 1.5 लाख, जो इसको हम एक बार थोड़ा सा और कहानी बोलते हैं मेरे दोस्त। ये क्या हुआ, एक कलिंग युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। उस समय एक बात आते हैं, कलिंग युद्ध में क्या हुआ, अशोक के 1.5 लाख सेना ने जो है ना, 1.5 लाख सेना मारे गए। 1 लाख सेना, शायद 1 लाख या 1.5 लाख की सेना उसकी कैद हो गई, और 1 लाख या 1.5 लाख मरे गए थे। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, कुछ बचे हुए थे। तो ये अशोक क्या किया, अपना शस्त्र त्याग दिया। कि अब वो शस्त्र कुछ नहीं लेगा, बल्कि वो अच्छे अच्छे गुणों को प्रसिद्ध करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को ही अपना गुरु मान के क्या किया, उसे बहुत ही बड़ा तन मन धन से कार्य किया और उसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। ठीक है, तो ये मौर्य वंश के ही शासक थे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 18 नंबर में कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। समर्थक का मतलब क्या हो गया, कि उसका विरोध करने लगे, हिनाइयाँ करना स्टार्ट करना हो गया। तो उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त, नागसेन, इसके बारे में बताइए क्या राइट आंसर होगा। बताइएगा 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल मेरे दोस्त उपगुप्त, क्योंकि उसका उपगुप्त शायद एक भाई था इसका, कि नहीं पता नहीं। चलिए आगे चलते, कोई बात नहीं। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। किसके, खरोष्टी लिपि का।
याद रखिएगा। इसे क्या कहते हैं, इंडो ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहते हैं इस खरोष्टी लिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडो ब्रिटेन, क्या बोलते हैं, इंडो ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चले। बहुत अच्छा। अब 19 नंबर में देखिए, सॉरी 19 नंबर कहाँ है, हाँ 19 ये तो हो गया। अब 20 नंबर में देखिए। अब यहाँ पर देखिए अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, बताइएगा। देखिए हम जितने भी आप सबको दिखा रहे हैं सभी के सभी आपको फुल एक्सप्लेनेशन में हो गया है। अशोक ने कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं, तो 35 30 40 44। तो इसके जो अभी तक कुल अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो हमारे 44 हुए हैं। डी वाले का बहुत ही अच्छा है, कितने, 44। और इसे जो है ना अशोक की अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सक्षम जो हुआ था वो हमारे जेम्स प्रिंसेस। याद रखिएगा क्योंकि हम बहुत ही डिटेल के साथ आपको प्रिंसेस क्या बनाए थे, वह जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सक्षम हुए थे वह हमारे जेम्स प्रिंसेस ही थे। ठीक है, जो कि 44 अभिलेख लिखे हुए थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ परिचालित नहीं हुआ था। ये जो बौद्ध धर्म है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचालित नहीं हुआ था, ये बताइएगा। फटाफट बताइए कहाँ पर नहीं हुआ था मेरे दोस्त, एक बात बताइए फटाफट, कहाँ पर नहीं हुआ था, नहीं हुआ। जापान में, सीरिया में, ब्रिटेन में या श्रीलंका में, फटाफट बता के बताइए कहाँ पर नहीं हुआ था। तो ये जो हमारे हैं जापान में नहीं हुआ था ना, जापान में नहीं हुआ था। लेकिन श्रीलंका तो भेजा था ना, श्रीलंका तो अपने पुत्र को भेजा था, जापान खाली नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब बताते हैं अशोक किस वंश का शासक था। तो एकदम आपको बताया कि मौर्य वंश का था। तो क्यों बार बार पूछे। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी। ये जो जीवक है वो हमारे वैद्य की शिक्षा, वैद्य मतलब क्या होता है, जो अति नहीं जानते हैं क्या कहते हैं, और दवाई वाई देता है उसे ही वैद्य बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे, तक्षशिला से, राजगिरी से या पाटलिपुत्र या वैशाली से, फटाफट बताइए। तो ये जो हमारे हैं जीवक ने तक्षशिला से क्या किया, वैद्य की शिक्षा प्राप्त किए थे। कितने, 7 साल रहकर, कितने, 7 साल पूरा करके, 7 साल। ठीक है, आगे चले, आगे चले, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए जीवक कहाँ का रहने वाला था। जीवक जो है वो हमारे कहाँ का रहने वाला था, इसका जन्म कहाँ हुआ था, जो कि तक्षशिला से तो ज्ञान प्राप्त किया था वैद्य के 7 साल रहकर, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो हमारे हुआ थे राजगिरी में हुआ थे। कहाँ हुए थे, राजगिरी में, जो कि मगध की राजधानी, गणिका के पुत्र थे। किसके, गणिका के पुत्र। ये जो याद रखिए गणिका, गणिका, गणिका के पुत्र थे। कौन, ये जीवक, गणिका के पुत्र थे जीवक, जो कि कहाँ के थे, राजगिरी के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार का संबंध किस वंश था मेरे दोस्त, इसके बारे में बताइए। बिंबिसार, बिंबिसार जितने भी आप सुन रहे हैं ये सब हमारे मौर्य वंश के बारे में ही थे। ठीक है, मौर्य वंश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से मेरे ख्याल से भी चैप्टर 1 से ज़्यादा चैप्टर 2 से पूछा जाता है प्रश्न। चैप्टर 1 से ज़्यादा चैप्टर 2 से पूछा जाता है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव जब कराए ना हम, तो हमको लगा कि 10 नंबर इसे पूछेगा सब्जेक्टिव से। ठीक है, तो नहीं आप देखिएगा तो आपकी गलती है, बट देख लीजिएगा तो आपका अपने आप वाह वाह करिएगा। ठीक है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। ये जो तक्षशिला है वह हमारे किस राज्य में स्थित है, 26 नंबर का है। तक्षशिला जो है वो हमारे किस राज्य में, मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ गलत बोल दिए ना। बिंबिसार का संबंध किस वंश था, ये हमारे हर्यक वंश से था, थोड़ी ये मौर्य वंश से नहीं था। ठीक है, मौर्य वंश नहीं था, हर्यक वंश था। यहाँ पर 25 नंबर सही बोले ना, 24 नंबर, 24 नंबर सही है, 24 नंबर सही है, 25 नंबर आपको उत्तर से गलत बोल दिए थे, ये हर्यक वंश था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 26 नंबर की। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। ये तक्षशिला है वह हमारे किस राज्य में स्थित है, ये बताइए फटाफट बताइए मेरे दोस्त, कहाँ पर है। यहाँ पर तो तक्षशिला है ही नहीं है, कहाँ गया मेरे दोस्त। हो इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्त 26 नंबर का आप दे दीजिएगा, थोड़ा सा एक कमेंट आप कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में हम 26 नंबर का कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया था। देखिए सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलन। क्या नाम था, हेलन। याद रखिएगा क्या नाम था, हेलन। और इस हेलन का जो विवाह है वह किसके साथ करा देता है। ये जो सेल्यूकस है वो अपनी पुत्री का विवाह कराता था, किसके साथ, हेलन का विवाह। तो ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देता है। किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर
आप देखिए धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का शिलालेख वह किस शिलालेख में? 11वें, 12वें, 13वें, 14वें। तो ये जो हमारे धर्म विजय का जो है वो हमारे 14वें शिलालेख से मिलता है। तो 14 नंबर का 28 नंबर का डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कालिदास किसके समकालीन थे? ये जो कालिदास थे वह किसके समकालीन थे? तो ये जो हमारे थे बताइए फटाफट किसके समकालीन थे मेरे दोस्त? ये हमारे अशोक के थे, समुद्रगुप्त के थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय के, या कनिष्क के? देखिए ज़्यादा खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि ये कूटनीतिज्ञ के भी क्षेत्र में बहुत ही महान था। और वे क्या थे? ये चंद्रगुप्त, तो ये क्या करते थे? जो फकीर उकीर नहीं होता है उन सबको बहुत ही सहयोग करता था। जैसे करबक हो गया, मलिक मोहम्मद जैसी, उसको भी सहयोग दे ये सबको सहयोग दिए हुए कौन? तो ये हमारे चंद्रगुप्त दिए हुए थे। उसी प्रकार कालिदास को दिए हुए थे। बिल्कुल इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए एक बात और समझिए कि कालिदास के बारे में हम भी सुने, अफवाह है कि क्या है पता नहीं है, बट उसके बारे में हम नहीं कर सकते। देखिए इसकी एक पत्नी भी हुआ करती थी। ठीक है, पत्नी थी विद्योत्तमा। ठीक है, विद्योत्तमा। ठीक है, इसकी पत्नी थी। उन्होंने क्या किया? उसे अनपढ़ समझ के उसे छोड़ दिया। ठीक है, किसे? तो ये हमारे कालिदास को। और बाद में क्या हुआ? उतना ज्ञानी हो गया कि ऐसा कोई, मतलब समझिए बहुत ही ज्ञानी हो गया कहा जाए तो। बाद में वो बहुत ही अनपढ़ था, वो कालिदास बन गया। क्या गजब बात है। ये सुने हैं बट हमको पूरा नहीं कन्फर्म है कि क्या हुआ था। बट चलिए, भारत का नेपोलियन किस शासक कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक कहा जाता है? अशोक को तो नहीं कहा जाता है, कबीर को नहीं कहा जाता, चंद्रगुप्त को नहीं, लेकिन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और ये जो था ये समुद्रगुप्त किस वंश का था? तो वंश, या कौन सा का वंश था? तो ये हमारे गुप्त वंश के थे। कौन से? गुप्त वंश के। गुप्त वंश के शासक थे कौन? तो ये हमारे समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का शक्तिशाली राजा था कौन? तो ये हमारे समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये हमारे समुद्रगुप्त थे। ठीक है, चलिए मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की जो है प्राचीन राजधानी कहाँ थी? इसके बारे में बताइए फटाफट बताइए। तो ये जो हमारी है मगध की जो हमारी है पाटलिपुत्र है। ठीक है, इसे याद रखिएगा क्योंकि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली था हमारे मगध था। ठीक है, और मगध क्यों था? क्योंकि सभी राज्य, जैसे राज्य हो गया ना, जैसे अंग हो गया, लिच्छवी हो गया, इन सब की जो राजकुमारी थी उन सब के से प्यार वार कर लेता था। ठीक है, जैसे राजगिरी हो गया, वैशाली हो गया, गया हो गया, इन सभी की जो राज्य था वहाँ के लड़की से, राजकुमारी से क्या करता था? वह प्यार मतलब शादी उदी कर लेता था, इसीलिए वह मगध सबसे प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, और एक कारण और भी था क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र है वह गंगा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, वो तीनों एक ही के नज़दीक में था, इसके कारण भी थोड़ा सा फेमस था। ठीक है, चलिए 32 नंबर में देखिए पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो बताइए कौन राजा था? 32 नंबर का मेरे दोस्त, 32 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट करें अजातशत्रु उनका बहुत ही अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, अजातशत्रु बताया। चलिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के किनारे की थी? देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने कराया था। किसने कहा था? उदयन ने। मतलब कि पाटलिपुत्र जो जगह है पटना, अभी पटना के नाम से जाना था। किस नाम से? पटनापुर है। और पहले जो जाना जाता पाटलिपुत्र से नाम से, पाटलिपुत्र के, अभी क्या नाम है? पटना है। और इसकी स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। और किस नदी के किनारे? गंगा, सोन, पुनपुन, मतलब तीनों के तीनों नदी के किनारे कराया हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है 34 नंबर, किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो। ऐसा कह रहा है कि ऐसा कोई आदमी जो है बोला है वास्तविक सुकर्म वो है जिससे प्रजा सुखी तथा संपन्न हो, मतलब कि जो जनता है वो हमेशा सुख हमेशा और संपन्न हो। तो ये मेगास्थनीज तो नहीं लिखे, वो तो समाज के बारे में लिखे। चंद्रगुप्त भी नहीं है, बिंबिसार भी नहीं, लेकिन कौटिल्य जो है, वैसे कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चकन्नी, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं 35 नंबर में, द्वितीय नगरी के नगरों को क्या कहा जाता है? तो ये हमारे जो है प्रथम बात समझिएगा। पहले सबसे पहले कांस्य युग कहा जाता है। किसे? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युग कहा जाता है। उसके बाद ताम्र युग की हुआ था। उसके बाद आपको क्या हुआ? लौह युग की स्थापना हुई। लौह युग की खोज होने लगी। उसी के साथ साथ तलवार उलवार बना भी स्टार्ट हो गया और मारपीट भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ, तो इसका सी हमारा राइट आंसर, द्वितीय नगरीकरण के साथ ही लौह युग की स्थापना हुई और वहीं से ही मारपीट है ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं आपके सामने 36 नंबर प्रश्न की, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था?
ये जो मेगास्थनीज है वह कहाँ का था, यूनान का था। और ये किसने क्या किया, इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा था। क्या नाम था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा जो पाटलिपुत्र आया होता था। किसके शासनकाल में, समुद्र सिकंदर के, फिलिप के या सेल्यूकस के थे। इसके बारे में बताइए कि इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर प्रश्न का फटाफट बताइए। तो ये जो हमारे हैं सेल्यूकस के काल में आया हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा, डी हमारा सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में होता है। अभिलेख मतलब क्या है, अशोक। अशोक याद रखिए, सीधे अशोक, क्या है, अशोक। तो ये कौन सा अभिलेख में मिला है, तो ये जो हमारे हैं 13वें अभिलेख में मिला है। डी 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 डी, बहुत है मेरे दोस्त, बहुत है। डी फॉर दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, बहुत बढ़िया। चलिए आप बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न में, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। स्वर्ण काल कहलाता है मतलब सोना जैसा काल कहलाता है। तो ये बताइए कौन सा काल कहलाता था। 38 नंबर प्रश्न का दे बताइए। तो ये जो हमारे है गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है हमारी ये जो स्वर्ण काल है वो भारतीय संस्कृति, जैसे महिलाओं की संस्कृति का भी कल्चर अभी ठीक है, बट थोड़ा सा आने वाले समय में और बिगड़ जाएगा, उसी के प्रचार प्रसार के लिए गुप्त काल किया गया था। ठीक है, चलिए आप बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया मेरे दोस्त, तो कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह किए गए। कितने, 8 प्रकार, शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो हमारे हैं पुराने जमाने के अनुसार 8 विवाहों का किया गया। और ये जो 8 विवाह है कि कौन कौन से है, ब्रह्म है, याद रखिएगा 8 विवाह के नाम समझ लीजिएगा। ब्रह्म, ब्रह्म, देव, आर्य, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पश्चाय, ये है सबसे महान बहुविवाह है। कौन है, बहुविवाह, सबसे कौन है, बहुविवाह है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर में कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। तो ये जो हमारे हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, कब हुई थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, किसने क्या था, तो कौटिल्य ने क्या था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये जो अर्थशास्त्र है समझिएगा मेरे दोस्त, ये जो अर्थशास्त्र है वो 4वीं शताब्दी में होता है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। और किसने किया था, तो कौटिल्य ने किया था। किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। इसमें जो राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय, इन सभी के बारे में, राजनीतिक फाजनीतिक इन सब के बारे में ही वर्णन किया गया। किसके बारे में, कृषि हो गया, न्याय हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, और ये कि राजनीति नेता होता है, इन सब के बारे में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न में। अब चलिए 41 नंबर प्रश्न में, और 41 नंबर में दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हमारे कौन थे मेरे दोस्त, ये बताइएगा कौन थे, बताइएगा फटाफट कौन थे। तो ये हमारे कुमारगुप्त थे। कौन थे, कुमारगुप्त थे। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिहार में मेरे दोस्त। कहाँ पे है, बिहार में। अभी जो फेमस है, फेमस तो नहीं है बट सबसे घटिया बना दिया है यहाँ के। कौन बना दिया घटिया, तो हमारे नेता बना दिए। कौन, नेता। नेता लोग क्या किए हैं, कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के इतना बकवास बना दिया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध जगह है, तो वहाँ पर पेंट उंट करवाना चाहिए, कुछ नया नया परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस समय जो कुमारगुप्त था उसी समय सभी कुछ नहीं हो रहा है परिवर्तन। हम गए हुए थे घूमने, बहुत ही मतलब समझिए तो थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया पूरा, और उसी का भी फेमस फेमस करना है तो पेंट उंट कर देगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमका उमका देगा तो और अच्छा लगेगा ना। ठीक है, और ये कब किए थे, तो 5वीं शताब्दी में किए गए थे। ठीक है, चलिए प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रस्ती की रचना हमारे जो किए थे वो हमारे बाणभट्ट ने किए थे, या कालिदास, या हरिसेन, या तुलसीदास। तो ये जो हमारे किए थे हरिसेन ने किए थे। सी वाले का बहुत ही अच्छा है। संघ संबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है। संघ संबंध की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो मेरे दोस्त 78वां से मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु कौन सी है। तो बहुत स्टूडेंट लगाएंगे टीन, लोहा, तांबा, चीन। तो इसमें से फटाफट बताइए कौन सा का। तो जितने भी स्टूडेंट अगर तांबा लगा रहे हैं उन सबका 100% सही है। बी वाले का बिल्कुल ही 100% सही होगा। और एक बात और समझिए, विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु जो हमारी है तांबा है। और इस तांबा के द्वारा सबसे पहले कौन सा औजार बनाया गया था, तो कुल्हाड़ी। कौन सा, कुल्हाड़ी, जो कि फटाफट टूट जाता था। तांबा के देखिएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन लोहा ऐसा चीज़ है जो नहीं टूटता। और जब लोहा का जब खोज हुआ द्वितीय वैदिक सभ्यता में, और उसी समय से क्या हुआ, मारपीट होना, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य आया, बिंबिसार आया, अशोक आया, इन सब के बारे में वध होना स्टार्ट हो गया। उसके पीछे कोई नहीं समझता था कि इसके पीछे कोई है भी या नहीं है। ठीक है, लौह युग के आने के बाद। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी होगा। ठीक है,
भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सा है? भारत की सबसे पुराना लिपि कौन सा है, ये बताइए। तो ये जो हमारी है ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। बी वाले का बहुत ही अच्छा है। यहीं पर देखिए 46 नंबर की कि अपने स्वयं के सुदर्शन खर्ची से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? तो ये जो हमारे है मरम्मत जो कराई थी वो हमारे रुद्रदमन अशोक ने, रुद्रदमन ने, स्कंदगुप्त ने या कनिष्क, इसने किसने किया था ये बताइएगा। तो ये जो हमारे के थे और रुद्रदमन ने किया था। बिल्कुल बी वाले का बहुत ही अच्छा है। और ये बताइएगा ये जो सुदर्शन झील है इसको किसने बनवाया था? सुदर्शन झील को किसने बनवाया था ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए 47 नंबर के इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक हमारे जो है मेगास्थनीज है। बी वाले का बहुत ही अच्छा है। देखिए टोटल हम 50 प्रश्न लाने वाले थे लेकिन 3 प्रश्न सेम ही मिल रहा था, इसीलिए हम नहीं लाए। मानिए तो टोटल पूरा 50 नहीं 70 प्रश्न आपको हम करा दिए। कैसे? क्योंकि एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न हम कराते थे। ठीक है, कराते थे कि नहीं कराते थे। और वीडियो आपको हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो लगा होगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको यही कहेंगे मेरे दोस्त, आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल का थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। आपका 47 था ना, 47 में आपका कितना सही हुआ है ये कमेंट करके बताइएगा। उससे पहले आपका सपना है 450 प्लस में। हम आपको बार बार बोलते हैं अपनी कॉपी देखिएगा ना, हम जहाँ पढ़ते हैं लिखते हैं उसके आगे लिखे रहते हैं कि जितना बड़ा तुम सपना देखेगा ना उतना ही बड़ा मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें। ये हम अपने आप से सोचते हैं, जब देखते हैं ना वही देखते हैं कि जितना बड़ा तुमको सपना दिखता है ना उतना ही बड़ा तुमको मेहनत करना पड़ेगा। तो सपना देखते 450 का, तो 450 का मेहनत खींचिए। लिंक हम आई बटन में दे देंगे यहाँ पर, वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, चलिए PDF के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, और अगर आपके भाई बहन दोस्त कोई भी क्लास 10th में गए हैं तो उसे ज़रूर बताइएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। क्या बताइएगा? RDX 9th क्लास में गए या 10th क्लास में गए उसे ज़रूर बताइएगा। किसके बारे में? RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।